वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ पा रही है आप सभी को? मुझे सुन पा रहे हैं आप सभी लोग अच्छे से? पहले तो एक बात बताएंगे। ठीक है, मेरी आवाज आ पा रही है सभी को? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मतलब बहुत ज्यादा स्वागत है आप सभी का। जी बच्चों, हेलो बेटा, हेलो। चलिए स्टार्ट करें। आज हम गुप्तोत्तर वंश या गुप्तोत्तर काल जिसको कहते हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड, आज हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सेगमेंट है आपका, पोस्ट गुप्ता इवेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना, हम देखिए तीन प्रमुख राजवंशों को पढ़ेंगे। इसमें एक्चुअली हम पढ़ेंगे, एक तो हर्षवर्धन, ठीक है, उसे पढ़ेंगे उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में हम दो वंश और पढ़ेंगे, एक चालुक्य और एक पल्लव। क्लियर है? चलिए, डी ट्रिपल एस भी हिस्ट्री का पेपर देखा, आज मोस्टली पढ़ा हुआ मिला, संदीप कुमार जी कह रहे हैं। अच्छा, तो प्लीज आप मुझे वो पेपर सेंड करिएगा, प्लीज मुझे सेंड करिएगा। ठीक है, मेरा फोन नंबर है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, 7409919906 होगा बेसिकली आपके पास। तो ठीक है, मुझे प्लीज सेंड करिएगा और वो मिलेगा यार तुम्हें। तुम लोग बस अच्छे से पढ़ते चले जाओ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, बस अच्छे से पढ़ते चले जाओ। जिस दिन तुम्हारा ये पेपर आएगा ना एसएसटी का मेरे भाई, ठीक है ना, एलटी ग्रेड का, उस दिन लिटरली तुम फाड़ के आओगे। ठीक है, ये मेरे शब्द है, लिटरली आप फाड़ के आओगे। बस ठीक है, क्या करते जाओ, मेरे साथ मेहनत करते जाओ। ठीक है, साथ के साथ सारी चीजों को आप याद करते हुए चले जाओ। बात समझ में आ रही है? बस इतना काम करते हुए चले जाओ। ठीक है, जो भी बोलूं, ठीक है, चुपचाप उसे फॉलो करो बस। ठीक है, ज्यादा, ठीक है ना, अपना दिमाग नहीं लगाना। जो भी बोलूं कि भाई ये करना है तो बेटा उसे करो, ये मानो। ठीक है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत छोटी उम्र से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे पता है कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बस, और आपका काम है अंधी मेहनत करना। ठीक है, आपके प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा इस चीज के पीछे मत भागो कि सर पीडीएफ नहीं, कि ये नहीं, कि वो नहीं, नहीं। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। और मैं दोनों चीजों को साथ साथ लेकर चल रहा हूँ, एक तो सिलेबस भी है ना, उसे भी मैं साथ साथ लेकर चल रहा हूँ, बहुत प्यारे तरीके से सब कुछ चल रहा है। अगर आप ज्योग्राफी में भी अगर आप बात करें, तो ज्योग्राफी में पूरा सौर मंडल और ब्रह्मांड हमने खत्म कर दिया। ठीक है ना, फिजिकल ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की, तो उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, हमने पूरी कवर कर ली। हमने भूकंप पूरा कवर कर लिया बिना एक भी चीज स्किप किए। हमने पूरा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत कवर कर लिया बिना एक भी चीज स्किप किए। ज्वालामुखी चल रहा है, और उससे पहले ठीक है, हमने पृथ्वी की गतियां, ठीक है, अक्षांश एवं देशांतर, ज्वार एवं भाटा, एक एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है, एक एक कॉन्सेप्ट। इवन अब आप लगा के देखो यहां से प्रश्न बेटा, ठीक है, एक एक प्रश्न आपका बन रहा होगा। जी, ठीक है, आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं गुप्त उत्तर काल बच्चे, ठीक है ना। ये बोर्ड हैंग कर गया, चलो ठीक हो जाए फिर मैं स्टार्ट करूंगा। यार सब कवर हो जाएगा, और आप तो मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिस दिन आपका ये बैच खत्म होगा, ठीक है, आप बहुत तारीफ कर रहे होंगे, आप फिर से जुड़ेंगे यूपीटीजीटी के लिए हमसे। ठीक है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगेन यूपीटीजीटी के लिए आप हमसे जुड़ेंगे। ठीक है, इस बात को आप लिख ले लो, आप में से एक एक साथी, ठीक है, यूपीटीजीटी के लिए जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर उसे ठीक है कि मैंने एक बार दिग्विजय सर से पढ़ लिया, मेरे पास सारे नोट्स भी हैं, लेकिन फिर भी आप जुड़ोगे क्यों? इसके पीछे रीजन है कि जब भी मैं एक बार के बाद दूसरी बार पढ़ाता हूँ, तो मेरे जो नोट्स होते हैं वो पहले से ज्यादा एक्सटेंसिव होते हैं, वो पहले से ज्यादा व्यापक होते हैं नोट्स। दूसरा, ठीक है, कि आपने पढ़ा हुआ तो है, लेकिन नए बैच के थ्रू आप क्या करेंगे, मेरे साथ रिवीजन करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब रिवीजन करने का भी अगर आप मुझे 1,000 रुपए, मुझे क्या मतलब संस्था को 1,000 1,500 रुपए दे दोगे, तो वो वर्थ होगा आपका केवल रिवीजन करने के लिए भी। ठीक है, अब आप ये मान के चलो कि एसएसटी के जितने भी एग्जाम आ रहे हैं आपके,
चाहे वो आपका D SSS में आ रहे हो, चाहे वो आपका LT ग्रेड में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे कहीं पे भी हो, आप निश्चिंत हो जाओ, आप सही हाथों में हैं। बताओ मुन्ना, सही हाथों में हो कि नहीं? अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं, एक बार बताओ मुझे। हिस्ट्री और गुप्त उत्तर काल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं बेटा। गुप्त उत्तर काल, यस सर, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। गुप्तोत्तर काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पहले इसकी कहानी सुनो आप गुप्तोत्तर काल की, ठीक है ना। जो पहले मैं बताता हुआ चला जा रहा हूँ, ठीक है, पहले उसकी कहानी सुनो। और जब कहानी समझ में आ जाए, जब कहानी समझ में आ जाए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल। और ये 3 बजे की क्लास है आपकी, 3 PM, 3 PM। मैं एक कहानी आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा क्लास को, ठीक है जी। ओके। नहीं, विनय स्थिति स्थापक शिक्षा अधिकारी नहीं है बेटा, तुमसे गलती हो गई है। विनय स्थिति स्थापक का मतलब होता है शांति व्यवस्था को स्थापित करने वाला अधिकारी। मुझसे कोई गलती नहीं हुई जी बेटा, मुझसे कोई गलती नहीं हुई बाबू, ठीक ना। हो जाती है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, ऐसी बात नहीं। हो जाती है, मैं बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे मुझे आज नहीं पता, आपने मुझसे पूछा, मैं गलत नहीं बताऊंगा मैं कभी, ठीक है, मैं अगले दिन बता दूंगा आपको, ठीक है, मैं अगले दिन, ये मेरी खासियत है, ये हमेशा से रही है जी। ठीक है, आइए गुप्तोत्तर काल के बारे में बात करेंगे। हुआ क्या, हुआ क्या कि गुप्तों का अवसान हो गया। देखो, एक ना एक दिन, ठीक है, हर किसी को जाना है, बड़े बड़े राजवंश स्थापित होते हैं और एक दिन समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही जब वे समाप्त होते हैं तो उनके जो सामंत होते हैं, वे लगातार शक्ति अर्जित करके उस मुकाम को हासिल करने की कोशिश करते हैं जिसके अधीन वे कभी रहे थे। और फिर ऐसी स्थिति में, ठीक है, ये अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करते हैं। इनमें लगातार संघर्ष होता है, इनके बीच में से कोई एक निकल कर आता है जो अपने वंश को स्थापित करता है, और ये क्रिया चलती चली जाएगी। आप सोच के देखिए, इतिहास में ये है। देखिए, इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो इतिहास से हमें ये सीख भी मिलती है कि जब कोई भी एक केंद्रीय शक्ति डगमगाती है, वह कमजोर होती है, तो फिर सत्ता के कई नए केंद्र उठ खड़े होते हैं। वह लगातार, ठीक है, जिसके वे अधीन है, जिस केंद्रीय शक्ति के अधीन है, वह उतनी शक्ति प्राप्त करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ संघर्षरत होते हैं, ठीक है, लगातार एक दूसरे के साथ वह, ठीक है, सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं। और ऐसी स्थिति में से उनमें से कोई एक, ठीक है, स्थापित होता है, ठीक है। अब जब वो कोई एक स्थापित होता है तो वह लगातार कई वर्षों तक शासन करता है, ठीक है। उस राजवंश में से भी कोई एक महान राजा होता है, एक या दो महान राजा, जिसके समय में उसका साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत होता है, लेकिन फिर से वो धीरे धीरे पतनशील होता चला जाता है। यही इतिहास है। फिर एक दिन वो राजवंश भी खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद शक्ति के कई नए केंद्र उठ खड़े हुए होते हैं। तो बस यही इतिहास है, ठीक है। तो भाई, गुप्तों के बाद के समय को हम गुप्त उत्तर काल के नाम से जानते हैं। गुप्तों के बाद के समय को, मेरे प्यारे बच्चे, हम किस नाम से, गुप्त उत्तर काल के नाम से जानते हैं। गुप्तों के अवसान के बाद, ठीक है, भारत में जिन राजवंशों का उदय हुआ, उन सभी को हम लोग सम्मिलित रूप से गुप्त उत्तर काल के नाम से जानते हैं। अब देखो, उत्तर भारत में तो बेटा गुप्तों के कई सारे सामंतों ने, ठीक है, शक्तियां अर्जित की। तो वही दक्षिण भारत में भी, दक्षिण भारत में बच्चे जैसे कदम्ब थे, है ना, थे कि नहीं? दक्षिण भारत में कदम्बों के साथ गुप्तों ने अपने संबंध स्थापित किए थे, दक्षिण भारत में कदम्ब थे, ठीक है। ऐसे ही और भी राजवंश थे दक्षिण भारत में। तो फिर, ठीक है, उन कदम्बों का भी उन्मूलन हुआ, और कदम्बों के उन्मूलन होने के बाद दक्षिण भारत में भी बहुत सारे राजवंशों का उदय हुआ।
तो अब हम यहाँ पर गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, ठीक है, राजवंशों के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बच्चे उत्तर भारत में बात करें, उत्तर भारत में गुप्तों के अवसान के बाद जिन जिन प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ, उत्तर भारत में गुप्तों के अवसान के बाद जिन जिन प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, समझना आप, उसमें ठीक है कौन कौन से प्रमुख हैं। तो देखो गुप्तों का अवसान हुआ, ये सभी गुप्तों के सामंत थे, गुप्तों का अवसान हुए सभी गुप्तों के सामंत थे, तो शक्ति के नए केंद्र खड़े हुए, जिसमें थानेश्वर का वर्धन या पुष्यभूति वंश सबसे पहला है। थानेश्वर का वर्धन या पुष्यभूति वंश, ठीक है, ध्यान रखना, थानेश्वर का वर्धन या पुष्यभूति वंश ये सबसे पहला है। ठीक है, अब ये जो थानेश्वर का वर्धन या पुष्यभूति वंश है बच्चे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, एक थानेश्वर नाम का स्थान है, वहां से शासन करता है, और इस राजवंश का नाम वर्धन या पुष्यभूति वंश है थानेश्वर का। दूसरा है इसमें बल्लभी के मैत्रक, बल्लभी मीन्स गुजरात बच्चे, है ना, बल्लभी गुजरात में पड़ेगा, बल्लभी के मैत्रक दूसरे हैं, वल्लभी के मैत्रक। इसमें तीसरे होंगे, ठीक है, थानेश्वर का वर्धन या पुष्यभूति वंश पहले हो गए, थानेश्वर का वर्धन या पुष्यभूति वंश पहले हो गए, दूसरे इसमें वल्लभी के मैत्रक हो गए, वल्लभी के मैत्रक हो गए बेटा दूसरे। तीसरे हम बात करेंगे मालवा का यशोधर्मन वंश है, ठीक है बेटा, मालवा का यशोधर्मन वंश है इसमें, लेकिन ये आपको पढ़ने नहीं है, ये ध्यान रखना, ये आपको पढ़ना नहीं है, ये तो बस आपको पता करना है कि हाँ भाई, ठीक है, गुप्तों के अवसान के बाद, ठीक है, उत्तर भारत में, ठीक है, शक्ति के कौन कौन से नए केंद्र उठ खड़े हुए थे, जिनमें सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और अंत में फिर कौन जीता। तो मालवा का यशोधर्मन वंश है, मगध के परवर्ती गुप्त हैं, ठीक है, गुप्त, ठीक है, इनको बोलेंगे मगध के परवर्ती गुप्त, मगध के परवर्ती गुप्त हैं बच्चे, इनमें प्रमुख है मगध के परवर्ती गुप्त। तो बेटा शक्ति या सत्ता के ये केंद्र है, ठीक है, मगध के परवर्ती गुप्त हैं, बल्लभी के मैत्रक है, मालवा का यशोधर्मन वंश है। परवर्ती गुप्त को आप उत्तर गुप्त भी कहेंगे, मतलब जो गुप्तों के बाद मगध पर जिन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की उनको परवर्ती गुप्त या उत्तर कहेंगे, ठीक है। इसके बाद बंगाल में शशांक का राजवंश है, जिसको गौड़ वंश कहेंगे। शशांक वही जिसने बेटा बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया था, तो बंगाल का गौड़ वंश, ठीक है, जिसका संस्थापक स्वयं कौन है बेटा, ठीक है, शशांक है, और शशांक ही इस राजवंश का एकमात्र शक्तिशाली शासक है जो बंगाल का गौड़ वंश है, एकमात्र। और मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे इसमें कन्नौज का मौखरी वंश, इसे तो हम भूल ही गए, ये पहले आना चाहिए था, कन्नौज का मौखरी वंश, कन्नौज का मौखरी वंश, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये बात ध्यान रखना, इसमें कन्नौज का मौखरी वंश है, इसमें कन्नौज का मौखरी वंश है, बंगाल का इसमें गौड़ वंश है, ठीक है, मगध के परवर्ती गुप्त उत्तर गुप्त है इसमें, थानेश्वर का वर्धन या पुष्यभूति वंश है, वल्लभी के मैत्रक है, मालवा का यशोधर्मन वंश है। ये उत्तर भारत में है मेरे प्यारे बच्चे, ये उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में तीन प्रमुख राजवंश होंगे, दक्षिण भारत में तीन प्रमुख राजवंश होंगे गुप्त उत्तर काल में। कौन कौन से, ठीक है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण है वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, ठीक है, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, वातापी के चालुक्य मेरे प्यारे बच्चे। अब चालुक्यों की तीन शाखाएं हैं, ठीक है, वातापी के चालुक्य सबसे पुरानी शाखा है, इसमें बेंगी के चालुक्य और इसमें गुजरात के भी चालुक्य हैं। तो वातापी के चालुक्य सबसे पुरानी शाखा है, इसमें दो लोग और जुड़ जाएंगे बच्चे, आगे दो शाखाएं और बनेंगी, एक बेंगी के चालुक्य, एक बेंगी के चालुक्य और दूसरे गुजरात के चालुक्य। बेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक जो है
वह काव्य विष्णुवर्धन है। और गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक जो है वह जयसिंह लाट है। उसके बाद मदुरा के पांड्य, याद रखिएगा, मदुरा के पांड्य। और तीसरी है मेरे प्यारे बच्चे कांची के पल्लव। जो मंदिर की द्रविड़ शैली है ना बेटा, मंदिर निर्माण की जो द्रविड़ शैली है, ठीक है, उसके संस्थापक ही कांची के पल्लव ही हैं। उसके संस्थापक ही कांची के पल्लव हैं। तो गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में गुप्तों के अवसान के बाद इतने राजवंश बचे, दक्षिण भारत में ये 3 राजवंशों का उदय हुआ। ये बात समझ में आई सभी को? ठीक है, यहां तक बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बिल्कुल भी कैसा भी, मतलब एक बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है, कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगले ही पॉइंट पर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई, ठीक है, इस काल के विषय में जानकारी के स्रोत क्या क्या है। भाई इस काल के विषय में जानकारी के स्रोत क्या क्या है, हम हर बार पढ़ते हैं, इस बार भी पढ़ेंगे। तो इस काल के विषय में जानकारी के स्रोत, इस काल के विषय में जानकारी के स्रोत, ठीक है, जब हम इस काल के विषय में बेटा जानकारी के स्रोत, ठीक है, पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना, जब हम इस काल के विषय में जानकारी के स्रोत पढ़ते हैं तो हम जानकारी के इन स्रोतों को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, हमेशा से 2 भागों में बांटते हैं। एक बेटा जिसको हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे जिसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। तो जानकारी के स्रोतों को 2 भागों में बांटा, साहित्यिक, ठीक है, और पुरातात्विक। 2 भागों में बांटा, साहित्यिक और पुरातात्विक। अब ये जो साहित्यिक स्रोत है, फर्दर इनको भी 2 भागों में बांटते, देसी साहित्य और विदेशी विवरण। साहित्यिक स्रोतों को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, देसी साहित्य और विदेशी विवरण। देसी साहित्य और मेरे प्यारे बच्चे कौन सा, विदेशी विवरण। स्टिल 2 भागों में बांटते हैं, देसी साहित्य और विदेशी विवरण। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोतों को फर्दर हम 2 भागों में बांटते हैं, देसी साहित्य और विदेशी विवरण। अब इस विदेशी विवरण में, ये जो विदेशी विवरण है, इस विदेशी विवरण में हेनस सांग, ठीक है, जिन्होंने सीयू की लिखी है, ठीक है, उनके विवरण काम आएंगे। बेटा हेनस सांग जो कि हर्षवर्धन के दरबार में है, अभी अकेला हर्षवर्धन के दरबार में नहीं आया, ये असम के शासक या कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के दरबार में भी गया है। इधर ये चालुक्य वंश के शासक जो है महेंद्र वर्मन के दरबार में भी गया है। उधर पल्लव वंश के शासक के दरबार में भी ये गया है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये ठीक है, ये ध्यान रखना है। सॉरी, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के भी दरबार में गया है, और उधर पल्लव वंश के शासक, ठीक है, महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन के दरबार में भी गया है। तो हेनस सांग, उसको यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित कहते हैं। मतलब जो विरोधी राजवंश है ना, जो विरोधी राजवंश है, जो एक दूसरे के शत्रु राजवंश है, ये सबके यहाँ घुमाया, सबके यहाँ, इसलिए नीति का पंडित है मेरे भाई, है नीति का पंडित है। तो हैंसांग की सीयू की, दूसरा हैंसांग की जीवनी जिसको हीली ने लिखा है, हैंसांग की जीवनी बेटा जिसको हीली ने लिखा है। तीसरा विदेशी विवरण में भारत तथा मलयद्वीप पुंज, बताओ किसने लिखा है बेटा, भारत तथा मलयद्वीप पुंज, जल्दी से बताओ किसने लिखा है भारत तथा मलयद्वीप पुंज? इस सिंह ने। भारत तथा मलयद्वीप पुंज बेटा किसने लिखा है? इस सिंह ने लिखा है। तो ये तो कैसे हो गए, ठीक है भैया, ये बताओ, ये विदेशी विवरण हो गए। अब देसी साहित्य में, ठीक है, फिर से आप फर्दर इसको 2 भागों में बांटेंगे। देसी साहित्य में एक धार्मिक, बोलो धार्मिक ग्रंथ, और दूसरा भैया जी कैसा, गैर धार्मिक ग्रंथ। गैर धार्मिक ग्रंथ है कि नहीं? तो एक तरफ धार्मिक ग्रंथ और दूसरा तब भैया जी आपका कौन सा, गैर धार्मिक ग्रंथ। अब आपको यहां पर फोकस करना है गैर धार्मिक ग्रंथों पे। गैर धार्मिक ग्रंथों में खुद हर्षवर्धन इस बात को क्लेम करता है कि हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं। इस बात को वह खुद क्लेम कर रहा है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद गैर धार्मिक साहित्य में है।
प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, नागानंद, हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद। गैर धार्मिक साहित्य में प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद हर्षवर्धन। इसके बाद कादंबरी, ठीक है ना, कादंबरी ये ठीक किसने लिखी है, जो इनके दरबारी कवि हैं बाणभट्ट। और हर्षचरित, दो हैं इनकी रचना बाणभट्ट की, कादंबरी और हर्षचरित, कादंबरी और हर्षचरित। इनके दरबारी विद्वान है बेटा बाणभट्ट, ये इनकी रचना है, बाणभट्ट साहब की रचना है। तो ये कैसा साहित्य हो गया भाई, तो ये तो हो गया आपका ठीक गैर धार्मिक। अब हम धार्मिक साहित्य के बारे में भी बड़ा स्वाभाविक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक तो आर्य मंजूश्री महाकल्प है, जो कि महायान बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, इसी से मुख्यतः हमें जानकारी मिलती है। आर्य मंजूश्री महाकल्प, आर्य मंजूश्री महाकल्प, ये महायान बौद्ध ग्रंथ है। आर्य मंजूश्री महाकल्प, ये महायान बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो बेटा ठीक है, आर्य मंजूश्री महाकल्प ये महायान बौद्ध ग्रंथ है, ये धार्मिक ग्रंथ है। आर्य मंजूश्री महाकल्प, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ हो गया, धार्मिक ग्रंथ हो गया। अब हम भैया बात करेंगे किसके बारे में, पुरातात्विक स्रोतों में। तो पुरातात्विक स्रोतों में बेटा जो हर्षवर्धन के हमें अभिलेख मिले हैं, देखो इसमें एक तो ध्यान रखना है आपको, वंशखेड़ा, ठीक है, ताम्रपत्र लेख, एक मधुवन ताम्रपत्र लेख, दो तो प्रमुख है, वंशखेड़ा और मधुवन ताम्रपत्र लेख। वंशखेड़ा ताम्रपत्र लेख, वंशखेड़ा ताम्रपत्र लेख। दूसरा है बच्चे आपका मधुवन ताम्रपत्र लेख, वंशखेड़ा ताम्रपत्र लेख, दूसरा मधुवन ताम्रपत्र लेख। दूसरा एहोल प्रशस्ति लेख, एहोल प्रशस्ति लेख, ये पुलकेशिन द्वितीय का है। एहोल प्रशस्ति लेख ये पुलकेशिन द्वितीय का है, और उसके दरबारी विद्वान रवि कीर्ति ने लिखा है ना, उसका दरबारी विद्वान है, उसका दरबारी कवि है रवि कीर्ति, रवि कीर्ति ने लिखा है एहोल प्रशस्ति लेख, एहोल प्रशस्ति लेख, ठीक है। इसके बाद नालंदा, नालंदा से प्राप्त हुई है एक मिट्टी की मोहर, नालंदा से प्राप्त एक मिट्टी की मोहर, और सोनीपत से प्राप्त एक तांबे की मोहर, सोनीपत से प्राप्त तांबे की मोहर। नालंदा से प्राप्त एक मिट्टी की मोहर, और बेटा सोनीपत से प्राप्त एक तांबे की मोहर। ये सभी कैसे स्रोत हो गए, ये सभी पुरातात्विक स्रोत हो गए। ठीक है, चलिए, तो ये जानकारी के स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में देसी और विदेशी विवरण। देखो विदेशी विवरण में हैंसांग की सीयू की, विदेशी विवरण में भाई हैंसांग ने सीयू की लिखा है, तो विदेशी विवरण में हैंसांग की सीयू की। फिर हैंसांग की जीवनी को लिखा है हीली ने, आप पहले भी पढ़ चुके हैं उस बात को कि हैंसांग की जीवनी को हीली ने लिखा है, ठीक है ना। भारत तथा मलयद्वीप पुंज, इसको लिखने वाला जो राइटर है डेट इज इत्सिंग, ठीक है, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। भारत तथा मलयद्वीप पुंज, इत्सिंग, गुप्तों के समय में भी हम इसको पढ़ चुके हैं ना इनसे, क्योंकि गुप्तकालीन जानकारी वे में प्राप्त होगी। गैर धार्मिक ग्रंथों में ये 3 नाटक स्वयं हर्षवर्धन के, रट लो, ये 3 नाटक स्वयं हर्षवर्धन के हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक, जो है प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद हर्षवर्धन के हैं, तीनों नाटक, प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद
कादंबरी और हर्षचरित ये बाणभट्ट के हैं, कादंबरी हर्षचरित बाणभट्ट के हैं। धार्मिक ग्रंथों में आर्य मंजूश्री, ठीक है, मूलकल्प, ये महायान बौद्ध ग्रंथ है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प ये महायान बौद्ध ग्रंथ है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प है, ये महायान बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो ये हो गई जानकारी के स्रोत भैया, ये क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, समझ में आए कहानी तो मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, ठीक है, देखो बेटा थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश है, इस पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक था प्रभाकर वर्धन। जो थानेश्वर का पुष्यभूति वंश है, थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के वास्तविक जो संस्थापक थे, इस वंश के वास्तविक संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, ठीक है, एक राज्यवर्धन और छोटा बेटा था हर्षवर्धन, और एक बेटी थी राज्यश्री। इन्होंने अपनी बेटी राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ कराया। अपनी बेटी राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ करा दिया। अब बच्चे दो बेटे, ठीक है, बड़ा बेटा राज्यवर्धन, छोटा बेटा हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन, ठीक है, बहुत योग्य शासक थे। प्रभाकर वर्धन को प्रतापशीला भी कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती, मतलब हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की जो माता थी, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की माता का नाम यशोमती था। ठीक है, क्या था? यशोमती था। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है आपको कि इनके दो पुत्र थे, सब लोग फोकस करना। मैंने जैसे कि बता दिया राज्यवर्धन और, ठीक है ना, हर्षवर्धन। ये इनके जीवन के अंतिम समय की बात है। प्रभाकर वर्धन का, ठीक है, जब बहुत ज्यादा बीमार थे, परेशान थे, तो उस समय उत्तर पश्चिम भारत से हूणों का आक्रमण भारत पर हुआ था। तो जब उत्तर पश्चिम भारत से हूणों का आक्रमण हुआ, तो प्रभाकर वर्धन ने अपने बेटे को, ठीक है, जिनका की नाम बड़ा बेटा राज्यवर्धन, राज्यवर्धन को आदेश दिया कि राज्यवर्धन जा और बेटा इस हूण आक्रमण को विफल करके आ। राज्यवर्धन जा और बेटा इस हूण आक्रमण को विफल करके आओ, जाओ। राज्यवर्धन अपने, ठीक है, सेना के साथ निकल गए बेटा हूण आक्रमण को विफल करने। ठीक है, अब उधर क्या है कि हर्षवर्धन छोटा था, ठीक है, ये इतना ज्यादा मेच्योर नहीं था, छोटा था, और शिकार और वनों में जाना, ठीक है, ये बड़ा मनोरंजन का साधन हुआ करता था उस समय राजा महाराजाओं का। तो ये भी अपने भाई के साथ पीछे पीछे ये कहते हुए कि मैं अपने भाई की हेल्प कराने के लिए जा रहा हूँ, ये भी चल दिया। ठीक है, हूणों के अगेंस्ट राज्यवर्धन तो जा चुका है सेना लेके, पीछे पीछे ये भी चल दिया, ये कहते हुए कि मैं जाऊंगा और वहां पर मैं भी अपने भाई की हेल्प करूंगा। लेकिन एक्चुअली वहां पे जाता ही नहीं है। हर्षवर्धन चला जाता है बेटा हिमालय के पर्वतों में और वहां पे शिकार का आनंद लेने लगता है। देखिए शिकार बाकायदा, अब देखो वहां पे मदिरा भी होती थी, शिकार भी होता था, जंगली जीव जंतुओं को मारा जाता था, इसमें बड़ा मनोरंजन था। ठीक है, ये सारी चीजें, तो वहां पे शिकार का आनंद लेने लगता है। तो फिर उसको जानकारी मिलती है एक्चुअली उसी समय हर्षवर्धन को कि उसके पिता जो है मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं, मतलब एकदम उनका, देखिए, लास्ट समय है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब वो ये समाचार सुनता है तो वो शिकार फिकार सब छोड़ता है हर्षवर्धन और तुरंत राजधानी पहुंचता है। वो पहले पहुंच जाता है। ठीक है, और राज्यवर्धन चूंकि बहुत आगे है, ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा पर है, जहां पर वह हूण आक्रमण को विफल कर रहा है, बहुत आगे है राज्यवर्धन, तो ये पहले पहुंच जाता है वहां पर। ये देखता है कि संपूर्ण नगर जो है, ठीक है, वह शोक में डूबा हुआ है। ठीक है, सब लोग के राजा के बिल्कुल अंतिम समय है। ठीक है, दो दो वैद्य लगे हुए हैं, रसायन और सुसैन नाम के दो वैद्य हैं बच्चे, ठीक है, दोनों लगे हुए हैं। कैसी भी राजा बच्चा है, लेकिन राजा की अंतिम घड़ी है, जब तक राज्यवर्धन आता है तब तक राजा जा चुके होते हैं। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में चलो ठीक है, अंतिम संस्कार कराया जाता है पिता का। पिता के अंतिम संस्कार के समय ही, ठीक है, पिता की चिता में कूद कर इनकी जो माता है यशोमती वो सती हो जाती हैं। ठीक है, ये उल्लेख है बाकायदा। लेकिन अब तुम सोच के देखो, माता यशोमती, ठीक है, पिता की चिता में कूद कर सती हो गई। ठीक है, उन पर भी इतना बड़ा सोशल प्रेशर था, जबकि वो तो एक बहुत बड़े राजवंश से थी, बहुत बड़े राजघराने से थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, तो वो भी सती हो गई। ठीक है, उनकी चिता में कूदकर। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है, सती हो गई उनकी चिता में कूदकर। अब ऐसी स्थिति में जब ये सब चल ही रहा था, ठीक है, जब तक, ठीक है, ये लोग वापस घर आए भी नहीं थे पिता का अंतिम संस्कार करके, तब तक एक और जानकारी मिलती है इनको। इनकी जो बहन राज्यश्री है, आपको याद आया होगा, इनकी जो बहन राज्यश्री है, जिस बहन राज्यश्री का विवाह इन्होंने कन्नौज के मौखरी वंश के शासक के साथ कराया था, ठीक है, उसकी हत्या कर दी है। ठीक है, मतलब इनके जीजाजी की हत्या कर दी है। कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा को मार दिया गया है लिटरली। और मारा किसने है? तो एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसका नाम है देवगुप्त। ठीक है, ये काम उसने किया है। ठीक है, बहुत निकम्मा व्यक्ति है वो। और वो एक्चुअली जो ना मगध का जो परवर्ती गुप्त है ना, ठीक है, वो उस राजवंश का है, मगध के परवर्ती गुप्त का है या उत्तर गुप्त का है।
वह कन्नौज पर अधिकार करता है, और कन्नौज पर आक्रमण करने के बाद, मतलब सॉरी, कन्नौज पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है, कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, और उसकी बहन राज्यश्री को कारावास में डाल देता है। कारावास में मतलब बहन राज्यश्री को। अब सोच के देखो, मतलब जब ये समाचार राज्यवर्धन को मिलता है तो राज्यवर्धन बड़ा गुस्सा होता है, हर्षवर्धन भी तिलमिला जाता है कि, है ना, बात समझ में आ रही है? तो मतलब बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त तिलमिला जाता है हर्षवर्धन भी। और राज्यवर्धन तो तुरंत जो है ना, मतलब अभी, ठीक है, पूरा नगर पिता के शोक के समाचार में डूबा हुआ, उधर ठीक है इस तरह की घटना उसकी बहन के साथ हो गई, ठीक है, जीजा को मार दिया गया, तो ये तुरंत अपनी जो है ना एक सैनिक संगठन इनका हमेशा तैयार रहता था। बस आदेश दो, तुरंत सेना तैयार हो जाती थी पूरे साजो सामान के साथ। रणभांडागाराधिकृत, इसलिए तो वो अधिकारी होता था जो युद्ध में सेना का संचालन करता था। तो जैसे ही रणभांडागाराधिकृत को आदेश दिया कि तुरंत सेना को तैयार कीजिए, ठीक है, सेना तैयार हो गई। ठीक है, और हर्षवर्धन का एटीट्यूड कुछ इस तरह से था, मैं कुछ चंद शब्दों में बयां करता हूं कि किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, और गर्दिश में तो घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। तो मतलब इस तरह का, अभी छोटा है हर्षवर्धन और बहुत ज्यादा मतलब जो है ना, ठीक है ना, उत्तेजना से भरा हुआ है। राज्यवर्धन तुरंत कन्नौज पहुंचते हैं, और कन्नौज पहुंचने के बाद देवगुप्त को तो वो ऐसे पराजित कर देते हैं, यूं। देवगुप्त को, देवगुप्त का मित्र था बंगाल का शासक शशांक। शशांक डिनर पे बुलाता है राज्यवर्धन को, ठीक है, और पूरी आओ भगत करता है, और राज्यवर्धन से कहता है कि मैंने तो बहुत मना कर दिया किया था इस नालायक को कि तू किससे पंगा ले रहा है, तू सोच रहा है। बेशक कन्नौज एक छोटा सा राजवंश है ही, लेकिन तू ये तो देख इनकी रिश्तेदारी किसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, रिश्तेदार, मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गृह ब्रह्मा की हत्या देवगुप्त के द्वारा कर दी जाती है, और राज्यवर्धन थानेश्वर से एक सैनिक संगठन को स्थापित करते हुए और बहुत तेजी के साथ कन्नौज की तरफ आगे बढ़ता है, तो वो देवगुप्त को चुटकियों में पराजित कर देता है। देवगुप्त को पराजित करने के बाद कन्नौज को वो फिर से देवगुप्त के अधिकार के नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त कर लेता है। और फिर यहां पर इस स्थिति में शशांक उसको इनवाइट करता है शाम के खाने पे कि आप आओ, ठीक है, खाना खाएंगे। शशांक, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, शशांक बंगाल का शासक है ना। शशांक इनवाइट करता है, वह जाता है, और तब शशांक बोलता है कि यार मैंने तो मना किया था इस बेवकूफ को कि तुझे पता नहीं है कि कन्नौज तो एक छोटा सा राजवंश है, कन्नौज तो एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन उसकी जो रिश्तेदारी है यशोधर्मन वंश के साथ, ठीक है ना, या पुष्यभूति वंश के साथ, वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत शक्तिशाली राजवंश है। तो तू ये तो देख, तू किससे पंगा ले रहा है भाई, तू ये तो देख कि तू पंगा किससे ले रहा है। अरे बेशक ये कमजोर सही, लेकिन रिश्तेदार तो मजबूत है, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, लोग पहले रिश्तेदारी, ठीक है, मजबूत व्यक्ति के साथ करते थे। बात समझ में आ रही है? रिश्तेदारी पहले लोग, ठीक है, मजबूत व्यक्ति के साथ करते थे, ऐसे व्यक्ति के साथ जो बेटा मजबूत रहा हो, कि कम से कम नहीं तो वो विपत्ति के समय में साथ तो देगा। एक बार थम्स अप करो। एक बार सब लोग थम्स अप करो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। चलो ठीक है, थैंक यू। मतलब अभी तक आप समझ रहे हो, लेकिन ये है क्या कि शशांक वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा दिखावटी शिष्टाचार करता है। दिखावटी शिष्टाचार का मतलब है कि बाप जाता है राज्यवर्धन के यहाँ, कोई गड़बड़ तो है, मतलब बहुत मीठा बोलने वाला, और कहता है कि मैंने तो मना किया था ये सारी बातें, लेकिन फिर भी, ठीक है, पीछे से दो लोग आकर राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं। राज्यवर्धन मारा जाता है बेटा। धोखे से मारा गया, युद्ध में राज्यवर्धन को नहीं जीता शशांक ने, धोखे से मारा, अपने घर बुलाकर। और यहां पर फिर से ये समाचार हर्षवर्धन को पता चलता है। अब हर्षवर्धन तिलमिला जाता है कि बताओ, ठीक है, पहले जीजा की हत्या की थी, अब धोखे से भाई को भी मार दिया। धोखे से भाई को भी मार दिया। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है कि कन्नौज को अपने अधिकार में राज्यवर्धन कर चुका है।
कन्नौज को राज्यवर्धन अपने अधिकार में कर चुका है। कन्नौज पूरी तरह से अब थानेश्वर वंश के हाथों में आ चुका है। मतलब ये दोनों रिश्तेदारी थे, ठीक है, थानेश्वर वंश की रिश्तेदारी थी जो, ठीक है, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश है, मतलब हर्षवर्धन की रिश्तेदारी थी। ठीक, कन्नौज में हर्षवर्धन की बहन ब्याही थी, कन्नौज में हर्षवर्धन की बहन की ससुराल थी कन्नौज, तो इनकी रिश्तेदारी थी। कन्नौज तो मुक्त करा लिया, लेकिन शशांक के हाथों राज्यवर्धन मारा गया। ठीक है, अब शशांक के हाथों राज्यवर्धन मारा गया, इधर राज्यवर्धन मर गया। ठीक है, तो जब तक राज्यवर्धन ने चूंकि जीत लिया था कन्नौज को, तो राज्यवर्धन को जब कन्नौज को ने राज्यवर्धन ने जब कन्नौज को जीत लिया था, तो बेटा जो उसकी बहन राज्यश्री थी, राज्यश्री को कारावास से मुक्त कर दिया गया था। क्योंकि ठीक है, कारावास में बंद किसने किया था? देवगुप्त। देवगुप्त की हत्या कर दी राज्यवर्धन ने, तो उधर राज्यश्री को भी कारावास से छोड़ दिया, कारावास से उसको मुक्त कर दिया। लेकिन जैसे ही राजश्री को पता चलता है कि शशांक ने मेरे भाई को मार दिया, तो अब राजश्री पूरी अंदर से टूट जाती है। पहले पति खोआ, अब राज्यश्री ने अपना भाई खोआ, राजश्री टूट जाती है, और वो टूटने के बाद वह विंध्य के जंगलों में सती होने के लिए चली जाती है। ठीक है, उधर ये पूरा समाचार मिलता है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को पता चलता है कि राज्यवर्धन ने बातों बातों में देवगुप्त को पराजित कर दिया था, लेकिन वह शशांक जो कि उसका मित्र है देवगुप्त का, उसके दिखावटी शिष्टाचार के कारण उस पर भरोसा कर लेता है, और वह हारा जाता है, और वह मारा जाता है अंततः। मतलब वह मारा जाता है अंततः, हारा तो नहीं, वह मारा जाता है अंततः। और फिर यहाँ पर साहब ऐसा होता है कि ठीक है, उधर जो आपकी बहन राजश्री है, वो राजश्री विंध्यांचल के जंगलों में सती होने के लिए चली गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके सामने दुविधा है, और दुविधा यह है कि पहले ठीक है इसकी ऐसी तैसी करे शशांक की, जिसने भाई को धोखे से मारा है, या पहले अपनी बहन की प्राणों की रक्षा करे। तो इसने बहन की प्राणों की रक्षा करना उचित समझा कि इसको तो साले को बाद में देख लेंगे, पहले बहन को बचाओ जो सती होने के लिए चली गई है। विंध्य के जंगलों में जाता है अपने चचेरे ममेरे भाइयों को लेकर, बंडी फंडी, ठीक है, दो तीन लोग हैं, उनको जाता है, और जाने के बाद विंध्य के जंगलों को छान मारता है। सेना सब तरफ देख रही है राजश्री कहाँ है। तभी एक दिवाकर सेन नाम के बौद्ध भिक्षु हैं, ठीक है, वह उनकी हेल्प लेता है कि साहब मेरी बहनें ऐसे ऐसे जंगलों में आ गई थी सती होने, आप ढूंढ दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो फिर वहां पर जो है ना कहीं, ठीक है, दो तीन लोग वही बौद्ध विद्वान बौद्ध भिक्षु जो है ना अपना, ठीक है, बता देते हैं कि आपकी बहन इस तरफ गई है, और ये और वो इस दिशा में आपको मिलेगी, इतनी योजन दूर मिलेगी, उसी दिशा में जाके ये बहन को उस समय खोज निकालते हैं जब इनकी बहन बच्चे बिल्कुल जो है ना सती होने जा ही रही थी। मतलब ठीक है, आंख लगी हुई थी और बिल्कुल कूदने ही वाली थी। तब तक हर्षवर्धन कहते हैं बहन रुको 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 रुको। ठीक है, तभी बहन कहती है भैया 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 भैया, एकदम जैसे नाटकों में होता है। और दोनों बहन भाई ठीक गले मिल जाते हैं। वो पहले बचाता है, और सबसे पहले वो बहन को कन्नौज में लेकर आता है। कन्नौज में लेकर आने के बाद पूरे राजकीय ठीक है सम्मान के साथ, ठीक है, वह कन्नौज की शासिका बनाता है, और कहता है कि बहन मैं हूं, आप चिंता ना करो। खुद अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित करता है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि बहन और भाई दोनों ठीक है एक ही राजधानी से शासन करते थे। हर्षवर्धन शासन करता था बेटा थानेश्वर का, कन्नौज से, और राज्यश्री कन्नौज का शासन करती थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर हर्ष दोबारा से कन्नौज को छोड़कर आ जाता, ठीक है बच्चे थानेश्वर, तो फिर ना कोई बच्चे ऐसा आक्रमणकारी आता जो दोबारा से राज्यश्री को शायद हो सकता है कि मार देता, क्योंकि राज्यश्री के कोई पुत्र था नहीं। तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, क्लियर है? तो ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई। अब ये पूरी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चे, लिखेंगे? ठीक है, मैं बोल बोल के लिखवा दूं, आप लिख लेंगे? जी चलो, प्लीज एक बार बताएंगे? यस सर, लिख लेंगे।
चलो ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, मैं लिखवा देता हूं, लिखेंगे। ठीक है, थानेश्वर का पुष्पभूति वंश। आज यहाँ पर पीडीएफ होनी चाहिए थी, क्योंकि ये पूरी कहानी है, और ये चूक बच्चे मुझसे हुई है। ठीक है ना, कि ये मुझसे हुई है, ये कहीं ना कहीं गलती। थानेश्वर का पुष्पभूति वंश। चलो, तो ये जो थानेश्वर का पुष्पभूति वंश है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आप इसमें लिखेंगे कि थानेश्वर के पुष्पभूति वंश का वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन है। थानेश्वर के पुष्पभूति वंश का वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन है बच्चे, प्रभाकर वर्धन है। थानेश्वर के पुष्पभूति वंश का वास्तविक संस्थापक। इनकी पत्नी का नाम यशोमती था। इनकी पत्नी का नाम यशोमती था। ठीक है, यशोमती था। इनके दो पुत्र एवं एक पुत्री थी। इनके दो पुत्र एवं एक, ठीक है, पुत्री थी इनके। इनके दो पुत्र एवं एक पुत्री थी इनके। इनके दो पुत्र एवं एक पुत्री थे। ठीक है, बड़ा पुत्र इनका जो बड़ा पुत्र था, बड़ा पुत्र राज्यवर्धन, राज्यवर्धन। ठीक है, छोटा पुत्र हर्षवर्धन। एवं पुत्री राजश्री का विवाह, राज्यश्री का विवाह पुत्री राज्यश्री का विवाह विवाह इन्होंने इन्होंने कन्नौज के मौखरी वंश के शासक कन्नौज के मौखरी वंश के शासक शासक ग्रह वर्मा के साथ किया। ठीक है बेटा, पुत्री राजश्री का विवाह जो है, पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ, ग्रह वर्मा के साथ किया। ग्रह वर्मा के साथ किया। ये बात आ रही है समझ में सभी को? पुत्री राजश्री का विवाह इन्होंने कन्नौज के मौखरी वंश के शासक बेटा ग्रह वर्मा के साथ किया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद ये जो बेटा महाराज प्रभाकर वर्धन है, महाराज प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराज अधिराज जैसी उपाधियां धारण की, जो कि ये बताता है कि वास्तव में एक मजबूत स्थिति के शासक थे। ठीक है, मजबूत स्थिति के शासक थे। तो प्रभाकर वर्धन ने, मैं इधर लिखता हूं थोड़ा, प्रभाकर वर्धन ने प्रभाकर वर्धन ने महाराजाधिराज महाराजाधिराज एवं परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। जैसी उपाधियां धारण की महाराजाधिराज एवं परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। धारण की
अब जब बेटा इन्होंने महाराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की हैं, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वास्तव में ये एक, ठीक है ना, अच्छी खासी स्थिति के शासक थे, मतलब एक मजबूत स्थिति के शासक थे, इस तरह की उपाधियां धारण करना। लेकिन फिर भी स्टिल अगर मैं बात करूं तो प्रभाकर वर्धन के समय तक ये कोई महत्वपूर्ण राजवंश नहीं था। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के समय तक बेटा कोई महत्वपूर्ण राजवंश नहीं था। ठीक है, ये राजवंश बच्चे जो शक्तिशाली बना है, जो ताकतवर बना है, ठीक है, वो बना है हर्षवर्धन के समय। ठीक है, हर्षवर्धन ही वास्तव में बेटा, ठीक है, संपूर्ण राजवंश को उत्तर भारत में स्थापित करता है। अब जो हर्षचरित है, हर्षचरित किसकी है बताइए? हर्षचरित किसकी है मैं आपसे पूछता हूं? हर्षचरित को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। तो बाणभट्ट के हर्षचरित में मेरे प्यारे बच्चे प्रभाकर वर्धन को प्रतापशीला कहा गया है। बाणभट्ट के हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को, बाणभट्ट के हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को, प्रभाकर वर्धन को प्रतापशीला कहा गया है। प्रतापशीला कहा गया है। प्रतापशीला कहा गया है। तो बेटा बाणभट्ट के, मैं फिर से बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, बाणभट्ट के हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को क्या कहा गया है? प्रभाकर वर्धन को प्रतापशीला कहा गया है। बाणभट्ट के हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को क्या कहा गया है? प्रभाकर वर्धन को प्रतापशीला कहा गया है। बाणभट्ट के हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को बेटा क्या कहा गया है? प्रतापशीला कहा गया है। ये बात समझ में? ये मैं बार बार क्यों, ठीक है, इसलिए जोर देकर बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहीं पर आप लिखेंगे प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम दिनों में, प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम दिनों में प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम दिनों में प्रभाकर वर्धन के जीवन के, ठीक है, जो लास्ट डेट्स थे बच्चे, जो अंतिम दिन थे, उसमें उत्तर पश्चिम में हूणों का आक्रमण हुआ। उत्तर पश्चिम में हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों का आक्रमण हुआ। और जब उत्तर पश्चिम में हूणों का आक्रमण हुआ तो राज्यवर्धन को, राज्यवर्धन को उनके विरुद्ध, ठीक है, सैन्य अभियान पर भेजा गया। ना मेरे प्यारे बच्चे, राज्यवर्धन को उनके विरुद्ध सैन्य अभियान पर भेजा गया। भाई जब हूणों का आक्रमण हुआ तो हूणों के आक्रमण पर क्या हुआ? राज्यवर्धन को उनके विरुद्ध सैन्य अभियान पर भेजा गया। भाई बड़ा स्वाभाविक है। जी, है ना बेटा, राज्यवर्धन को उनके विरुद्ध सैन्य अभियान पर भेजा गया। सैन्य अभियान पर भेजा गया। अब राज्यवर्धन बच्चे क्या करते हैं? हूण आक्रमण को पूरी तरह से विफल करते हैं। लेकिन राज्यवर्धन के पीछे पीछे हर्षवर्धन भी हिमालय के जंगलों में जाकर शिकार का आनंद लेना, ठीक है, चला गया। इधर राज्यवर्धन हूण आक्रमण को विफल कर देते हैं। राज्यवर्धन, ठीक है, हूण आक्रमण को विफल कर देते हैं। हूण आक्रमण को विफल कर देते हैं। उधर, ठीक है ना, जो छोटा बेटा है हर्षवर्धन भी, उधर हर्षवर्धन भी राजवर्धन के पीछे 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 कह के तो गया था कि मैं भाई की हेल्प कराऊंगा,
लेकिन देख लो, हिमालय के जंगलों में शिकार का आनंद लेने लगा। हिमालय के जंगलों में शिकार का आनंद लेने लगा। ठीक है, चला गया पीछे पीछे बेटा, और पीछे पीछे जाकर हिमालय के जंगलों में वे शिकार का आनंद लेने लग गया। हिमालय के जंगलों में वह शिकार का आनंद लेने के लिए लग गया मेरे प्यारे बच्चे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। हर्षवर्धन को बेटा अपने पिता की मृत्यु का समाचार, हर्षवर्धन को अपनी अपने पिता की मृत्यु का समाचार, पिता की मृत्यु का समाचार कुरंगक नामक राजदूत से प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है ना बच्चे, कि हर्षवर्धन को अपने पिता की मृत्यु का समाचार, ये पूरी कहानी मैं बता चुका हूं। हर्षवर्धन हिमालय के जंगलों में शिकार का आनंद ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में हर्षवर्धन को बेटा अपने पिता की मृत्यु का समाचार कुरंगक नामक दूत से प्राप्त होता है। ठीक है ना। हर्षवर्धन बेटा जब राजधानी पहुंचता है तो पाता है कि रसायन और सुसैन नामक राज्य वैद्य उसके पिता की, ठीक है, अंतिम सेवा में लगे हुए हैं। राजधानी पहुंचने पर वह संपूर्ण नगर को शोकमग्न पाता है। शोकमग्न और रसायन रसायन और सुसैन नामक राज्य वैद्य, रसायन और सुसैन नामक राज्य वैद्य उनकी सेवा में लगे हुए थे। उनकी सेवा में लगे हुए थे बेटा। ये ध्यान रखना है कि रसायन और सुसैन नाम के जो राज्यवैद्य हैं, ठीक है, वो पाता है कि रसायन और सुसैन नाम के राज्यवैद्य, ठीक है, उनकी सेवा में लगे हुए थे। रसायन और सुसैन नाम के जो राज्यवैद्य हैं वे उनकी सेवा में लगे हुए थे। क्लियर है बेटा। राजधानी पहुंचने पर वह संपूर्ण नगर को शोकमग्न और रसायन और सुसैन नामक राज्यवैद्य को बेटा, ठीक है, उनकी, ठीक है, सेवा में लगे हुए वह पाता है। ठीक है। अब प्रभाकर वर्धन की बच्ची मृत्यु हो गई, और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो है यशोमती, मतलब जो हर्ष और राज्यवर्धन की मां है, वो क्या हो गई? सती हो गई। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, उनकी पत्नी यशोमती सती हो गई। लिख लेंगे, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी यशोमती, उनकी पत्नी यशोमती, उनकी पत्नी यशोमती उनकी चिता में कूदकर सती हो गई। उनकी चिता में कूदकर सती हो गई। उनकी पत्नी यशोमती बेटा सती हो गए।
मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। देवगुप्त, देवगुप्त कन्नौज पर आक्रमण कर, देवगुप्त कन्नौज पर आक्रमण कर, ठीक है ना, ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है, ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है, कर देता है, और राजश्री को, श्री को बंदी बना लिया जाता है, बंदी बना कारावास में डाल दिया जाता है, राजश्री को बंदी बना बेटा कारावास में डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जाता है। एक्चुअली इसका प्लान क्या था मैं आपको बताता हूं, देवगुप्त का प्लान क्या था। देवगुप्त का प्लान ये था कि सबसे पहले ये कन्नौज पर अधिकार करेगा और ग्रह वर्मा को बड़ी आसानी से वो पराजित कर देगा। लेकिन उसकी जो नजर थी वो थी बेटा थानेश्वर पर, थानेश्वर हरियाणा में पड़ेगा, तो उसकी नजर थानेश्वर पे थी कि क्योंकि उसे पता है कि इधर ठीक प्रभाकर वर्धन की तो मृत्यु हो गई है और दोनों बेटे जो है प्रभाकर वर्धन के, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, वो पागल है। ठीक है, बेसिकली ये ऐसा मानता था, इसी को किसी ने इनपुट दिया होगा कि वो इतने शक्तिशाली नहीं है, छोटा वाला तो ऐसा ही है, ठीक है ना, वो तो हिमालय के जंगलों में ही भटकता रहता है, मौज मस्ती अय्यासी करता रहता है, और बड़ा वाला भी कोई इतना ठीक है शक्तिशाली है नहीं, बड़ा वाला भी कोई इतना शक्तिशाली। तो इसका प्लान ये था कि पहले कन्नौज को जीतेगा, कन्नौज को जीतने के बाद फिर ये आगे थानेश्वर की तरफ बढ़ेगा और थानेश्वर को जीत के कन्नौज से लेकर थानेश्वर तक के समस्त क्षेत्र को ये अपने साम्राज्य में मिला लेगा। लेकिन इसे क्या पता था कि बेटा पापा है तुम्हारे हर्षवर्धन, अभी मजे ले रहा है वो अपने जीवन के, लेकिन जब वो जीवन में सीरियस होगा ना तो भाई साहब ऐसा सीरियस होगा कि संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद कर रख देगा वो। अभी तो वो अपने जीवन के आनंद ले रहा है भाई, अभी तो बालक है। ठीक है, चलिए, तो अब राजश्री को कारावास में डाल दिया गया। अब ऐसी स्थिति में जब राजश्री को कारावास में डाल दिया गया बच्चे, तो राजश्री का विश्वास पात्र है संवादक, वो सभी सूचना बच्चे आके हर्षवर्धन को देता है। ठीक है, मतलब वह थानेश्वर आता है और थानेश्वर आने के बाद वो सारी सूचनाएं देता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो राजश्री का विश्वास पात्र संवादक, राजश्री का विश्वास पात्र संवादक थानेश्वर पहुंचकर, थानेश्वर पहुंचकर, ठीक है ना, इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी देता है, संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी देता है। थानेश्वर में पहुंचकर बेटा वह इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देता है। थानेश्वर पहुंचता है और पहुंच जाने के बाद थानेश्वर वह संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी देता है। ठीक है बच्चे, तो वह थानेश्वर पहुंचता है और थानेश्वर पहुंचने के बाद वह संपूर्ण घटना चक्र की बेटा जानकारी देता है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? प्लीज एक बार बताएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या है संपूर्ण घटना का, राज्यवर्धन, राज्यवर्धन एक संघ संगठन के साथ, राज्यवर्धन एक सैन्य संगठन के साथ कन्नौज की तरफ कूच करता है, तरफ कूच करता है और देवगुप्त को पराजित कर,
और देवगुप्त को पराजित कर पराजित कर उसकी हत्या कर देता है और बहन राजश्री को बहन राजश्री को कारावास से मुक्त कर दिया जाता है ना बेटा। बहन राजश्री को कारावास से मुक्त कर दिया जाता है, तो बहन राजश्री को बेटा वह कारावास से मुक्त कर देता है। बहन राजश्री को वह कारावास से ठीक मुक्त कर देता है, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या है, परंतु परंतु शशांक के दिखावटी शिष्टाचार में आकर आकर धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। हत्या कर दी जाती है ना बेटा। धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है और राजश्री बेटा विंध्याचल के जंगलों में सती उन्हें, क्योंकि कारावास से तो छुड़वा दिया था, अब उधर राज्यवर्धन मर गया, राजश्री को कारागार से छुड़वा दिया, तो बेटा राजश्री क्या करेगी, और राजश्री राजश्री विंध्याचल के जंगलों में सती होने के लिए चली जाती है। राजश्री विंध्याचल के जंगलों में बेटा सती होने के लिए चली जाती है, सती होने के लिए चली जाती है। चली जाती है। भाई ये पूरी स्टोरी तुम्हें याद हो गई होगी यार, है ना। देखिए एक बार मैंने, देखिए पूरी स्टोरी समझा दी, एक बार मैंने बोल कर बता दी, ठीक है। तो इतना तो अब तक याद हो गया होगा आपको, है ना। थोड़ा सा और छोटा करता हूँ आज। चली जाती है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है कि कैसे कैसे क्या हुआ, कि राजश्री एक्चुअली कारावास से तो तभी मुक्त कर दी गई थी जब देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने कर दी थी, लेकिन जब राज्यवर्धन भी मारा गया बेटा शशांक के हाथों, तो राजश्री विंध्यान चली गई। तो इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी हर्षवर्धन को एक कुंतल नाम का अश्वारोही, अश्वारोही का मतलब समझ गए एक सैनिक, ठीक है, जो घुड़सवार सैनिक है, इस पूरे मामले की जानकारी वह अश्वारोही जो है ना कुंतल हर्षवर्धन को देता है। और हर्षवर्धन को जब जानकारी देता है तो बेटा हर्षवर्धन तिल मिला जाता है। हर्षवर्धन कहता है कि अच्छा ठीक है अभी बताऊंगा तुझे। कुल मिलाकर लेकिन ये है, ये हकीकत बात है, जब तक शशांक जीवित रहा बेटा हर्षवर्धन कभी भी शशांक के राज्य पर आक्रमण नहीं कर सका। उसने ऐसी स्थिति में, ठीक है, जो उसकी बहन सती होने के लिए चली गई है उसको बचाना, ठीक है, उचित समझा। ठीक है, बौद्ध विद्वान दिवाकर मित्र से, ठीक है, सहायता से उसने अपनी बहन को ढूंढ निकाला। बहन को ढूंढ निकालने के बाद फिर थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी स्थानांतरित करता है। 606 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक होता है और इसी उपलक्ष्य में वह हर्ष संवत परिवर्तित कराता है। ये बात 606 ईस्वी की है। 606 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में वो हर्ष संवत परिवर्तित कराता है। ठीक है, इसके बाद जब उसने अपनी बहन को बचा लिया मेरे प्यारे बच्चे, और राजधानी, ठीक है, उसने थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी और दोनों भाई बहन, ठीक है ना, एक साथ बैठकर, ठीक है ना, शासन किया करते थे। तो ऐसी स्थिति में उसने एक तो अपने आप को राजपुत्र का और शिलादित्य की उपाधि धारण की। एक तो उसने अपने आप को राजपुत्र कहा और राजपुत्र कहने के बाद उसने शिलादित्य की उपाधि धारण की, हर्षवर्धन। ठीक है, ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चे समझ में आई।
ठीक है, 3 PM की क्लास है, हमने सब कुछ देखा गुप्तोत्तर काल। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में बच्चे हम देखेंगे कि थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, गुप्तों के अवसान के बाद उत्तर भारत में थानेश्वर का, ठीक है, पुष्यभूति या वर्धन वंश, बल्लभी के मैत्रक, मालवा का यशोधर्मन वंश, मगध के परवर्ती गुप्त या उत्तर गुप्त, मालवा का गौड़ वंश और कन्नौज के मौखरी वंश, ठीक है, ये शक्ति के नए केंद्र उठ खड़े हुए। वहीं दक्षिण भारत में कदम्बों के उन्मूलन के बाद वातापी के, चालुक्य वातापी के, एक्चुअली चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, एक वातापी के, एक वेंगी के, एक गुजरात के। जो वेंगी के चालुक्य हैं, वेंगी के चालुक्य शाखा का संस्थापक काब्ज विष्णुवर्धन है, संस्थापक काब्ज विष्णुवर्धन है। काब्ज विष्णुवर्धन। और गुजरात के जो चालुक्य शाखा है, इसका संस्थापक जयसिंह लाट है, जयसिंह लाट है। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक बेटा कौन है? जयसिंह लाट है। क्या मेरी ये बात समझ में आई? तो वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, ठीक है। उधर दूसरा जो है मथुरा के पांड्य और कांची के पल्लव। इधर इनमें भी जो है ना, वातापी के चालुक्य, मथुरा के पांड्य, कांची के पल्लव में, इनमें दक्षिण भारत में त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है। इसमें मथुरा के पांड्य तो बेचारे कमजोर हैं, लेकिन चालुक्य और पल्लव भाई सब दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। कभी चालुक्य पल्लव को हरा रहे हैं, कभी पल्लव चालुक्य को हरा रहे हैं, और भाई सब कभी पल्लवों ने चालुक्य को हरा दिया, कभी चालुक्यों ने पल्लवों को हरा दिया। दक्षिण भारत में भाई सब ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। जो वातापी को हराने के बाद पूरी वातापी को नष्ट कर देता है, वो वातापी कोंडा की उपाधि धारण करता है। जो पल्लवों को राजधानी कांची को हराने के बाद पूरी कांची को नष्ट कर देता है, वो कांची कोंडा की उपाधि धारण करता है। तो ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर चल रहा है, ठीक है जी। चलिए, तो वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर उत्तर भारत में शक्ति के इन केंद्रों में से बच्चे जितने भी थे, उसमें थानेश्वर का वर्धन या पुष्यभूति वंश ये सबसे शक्तिशाली साबित होता है। जानकारी के स्रोतों के बारे में बात करें तो 2 प्रकार के स्रोत है, साहित्यिक, साहित्यिक स्रोतों में देशी और विदेशी। विदेशी विवरण में, ठीक है, स्वयं बेटा हैंसांग की रचना है, सीयू की। हैंसांग की जीवनी जो हीली ने लिखी है, भारत तथा मलयद्वीप पुंज जो इस सिंह ने लिखा है। गैर धार्मिक ग्रंथों में हम, ठीक है, 5 ग्रंथों के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली 3 तो जिनमें से नाटक हैं, 3 नाटक ये हर्ष ने लिखे हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हर्ष ने नहीं लिखे, हर्ष ने बेटा किसी से लिखवा लिए और अपना नाम करवा लिया। हर्ष पे इतना, ठीक है, फ्री टाइम नहीं था, ऐसे कहा जाता है कि वो इतना नहीं था कि वो इनको लिखेगा। चलो कुल मिलाकर, लेकिन प्रियदर्श का रत्नावली नागानंद ये हर्षवर्धन के नाटक है। आपको याद कर लेने हैं कि ये तीनों, प्रियदर्श का रत्नावली नागानंद ये हर्षवर्धन के नाटक हैं। कादंबरी हर्षचरित ये बाणभट्ट के हैं। धार्मिक ग्रंथों में आर्य मंजूश्री मूल कल्प है, वो मूल कल्प है, उसको मूल कल्प कर लेना, ठीक है। वो महायान बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। महायान और हीनयान 2 शाखाएं थी, ठीक है। और ये दोनों शाखाएं चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई हैं बेटा, तब ये 2 शाखाएं बनी है। हीनयान और महायान का अर्थ क्या है, मैंने सब कुछ आपको बताया है। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन है। इनकी पत्नी का नाम यशोमती था। 2 पुत्र 1 पुत्री थी। बड़ा पुत्र राज्यवर्धन, छोटा पुत्र हर्षवर्धन था, एवं पुत्री राजश्री का विवाह इन्होंने कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ कर दिया। प्रभाकर वर्धन ने महाराजधिराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की, जिससे पता चलता है कि ये कोई सामान्य फामान्य स्थिति के शासक नहीं थे मेरे प्यारे बच्चे। मतलब इनके समय में थानेश्वर ने अपनी पर्याप्त शक्तियां अर्जित कर ली थी। इनके समय में थानेश्वर उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों की श्रेणी में स्थापित हो चुका था। इनके समय में थानेश्वर उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों की श्रेणी में स्थापित हो चुका था। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसके बाद बाणभट्ट ने हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को प्रतापशीला कहा है। प्रतापशीला मतलब, ठीक है, इनके शौर्य को समझाया गया है, बताया गया है। प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर पश्चिम में हूणों का आक्रमण हुआ। राज्यवर्धन को उनके विरुद्ध सैन्य अभियान पर भेजा गया। राज्यवर्धन ने ऐसी तैसी कर दी बेटा हूणों की, हूण आक्रमण को विफल कर दिया। उधर हर्षवर्धन भी राज्यवर्धन के पीछे पीछे हर्षवर्धन चला गया कि भैया, ठीक है, तुम लड़ो, ठीक है, तुम भिड़ो, तुम, ठीक है, हूणों से संघर्ष करो, ठीक है, अपन तो हिमालय चलते हैं और अपन हिमालय के जंगलों में शिकार का आनंद लेंगे। वहीं पर अपना जो है ना अपन, ठीक है, ना केवल शिकार का आनंद लेंगे बल्कि लैला में लैला, ठीक है। कुल मिलाकर बच्चा था, ठीक है, बड़ा स्वाभाविक सी बात है ऐसी स्थिति में, ठीक है। और अभी जिम्मेदारी आई नहीं, देखो, ठीक है, पुरुषों को तो बेटा जिम्मेदारियां मैच्योर बनाती हैं, ये हकीकत बात है। नहीं, पुरुष जो है वो ताउम्र अनमैच्योर रहता है, पुरुष को जिम्मेदारियां मैच्योर बनाती हैं। जिस पुरुष ने अपने ऊपर आने वाली जिम्मेदारियों को जितना जल्दी समझ लिया, जितना जल्दी भांप लिया, वो उतना जल्दी मैच्योर हो जाएगा। नहीं तो ताउम्र ऐसे भी पुरुष होते हैं, बच्चे की बीबी भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जिम्मेदारियां भी होती हैं, फिर भी दारू पी के जो है ना नालियों में पड़े रहते हैं।
तो ये भी बात होती है, क्लियर है। इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे हर्षवर्धन को अपने पिता की मृत्यु का समाचार। अब ये जो कुरंग नामक राजदूत है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने की, हर्ष तो बेटा क्या कर रहा है, हिमालय के जंगलों में शिकार का आनंद ले रहा है। हर्ष, जब हर्ष हिमालय के जंगलों में शिकार का आनंद ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में हर्षवर्धन को, जी, तो ऐसी स्थिति में ठीक है, हर्षवर्धन को अपने पिता की मृत्यु का समाचार जो है वह कुरंगक नामक राजदूत से प्राप्त होता है। कुरंगक नामक राजदूत से प्राप्त होता है। राजधानी पहुंचने पर वे संपूर्ण नगर को शोक में मग्न और रसायन और सुसैन नामक राज्यवैद्य को बेटा उनकी सेवा में लगा हुआ पाता है। वो लगे हुए हैं कि महाराज बच जाए। बात समझ में आ रही है? महाराज के अंतिम दिन आगे, महाराज बच रहे हैं, महाराज ऊपर की तैयारी कर रहे हैं। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ठीक है उनकी चिता में कूदकर सती हो गई। देवगुप्त कन्नौज पर आक्रमण कर गृहवर्मा, गृहवर्मा मतलब हर्षवर्धन और राज्यवर्धन का जीजा और राजश्री का पति, तो गृहवर्मा की हत्या कर देता है और राजश्री को बंदी बना कारावास में डाल दिया जाता है। मतलब अब ये जो राजश्री का विश्वास पात्र संवादक है ना बच्चे, ठीक है, विश्वास पात्र संवादक, तो ये ध्यान रखना है आपको, जब ये आता है ठीक है, तो आने के बाद ये रोज आता है लिटरली, जब ये पूरी कहानी सुना रहा है, क्योंकि ये विश्वास पात्र है उनका, राजश्री का। जैसे होते हैं ना बच्चे, एक दो विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं इनके एकदम ठीक है ना, हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए दगा नहीं कर सकते, तो ऐसे एक विश्वास पात्र है, वो अपनी जान को जोखिम में डालता हुआ थानेश्वर पहुंचता है, और थानेश्वर पहुंचने के बाद संपूर्ण जानकारी ठीक है राज्यवर्धन को देता है। हर्षवर्धन भी था मेरे प्यारे बच्चों, लिटरली वो जानकारी देते थे, तो रोज आता है। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा राज्यश्री को बच्चे रानी की तरह पाया। ठीक है, अब जब वो पाता है कि उसको कारावास में चोरनी की तरह डाल दिया गया है, जैसे चोरनियों को नहीं डाल दे, अखा 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 दिल ले गे चोरनी, ठीक है, तो चोरनियों की तरह चोरनियों की तरह कारावास, तो लिटरली वो दुखी हो जाता है। अब हंसी मजाक छोड़ते हैं, लिटरली दुखी हो जाता है, और एकदम हर्षवर्धन भी जो है ना एकदम तिलमिला जाता है कि ठीक है, इस तरह से कुल मिलाकर राज्यवर्धन ठीक है पूरा विवेक से, राज्यवर्धन बड़ा है ठीक है, विवेकशील व्यक्ति है, वह पूरा विवेक से काम लेता है और वह जाता है बेटा ठीक कन्नौज में। कन्नौज पर देवगुप्त अपना अधिकार किए बैठा है, हरा देता है देवगुप्त को। तो वो सारी चीजें हैं। राज्यवर्धन एक सैन्य संगठन के साथ कन्नौज की तरफ कूच करता है, एक सैन्य संगठन के साथ कन्नौज की तरफ कूच करता है, कन्नौज की तरफ कूच करता है, और देवगुप्त को पराजित कर उसकी हत्या कर देता है, और उसकी बहन राजश्री को, अपनी बहन राजश्री को कारावास से मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन शशांक के दिखावटी शिष्टाचार में आकर धोखे से बेचारा ठीक है ये मारा जाता है राज्यवर्धन। बस अब इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे बच्चे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ठीक है, देखो ध्यान रखना बच्चे, राज्याभिषेक 606 ईस्वी में हुआ। आज नहीं पता चला बेटा कब 1.5 घंटा निकल गया, है ना चलिए, तो राज्याभिषेक 606 ईस्वी में हुआ, और इसी उपलक्ष्य में इसने हर्ष संवत प्रवर्तित कराया। इसी उपलक्ष्य में हर्ष संवत प्रवर्तित कराया। प्रवर्तित कराया ठीक ना, अपनी बहन राजश्री को बौद्ध विद्वान विद्वान दिवाकर मित्र की सहायता से ढूंढ निकाला। बौद्ध विद्वान दिवाकर मित्र की सहायता से ढूंढ निकाला। ठीक है ना, बौद्ध विद्वान दिवाकर मित्र की सहायता से बच्चे अपनी ठीक है बहन को ढूंढ निकाला, और राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की बेटा। थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। कन्नौज स्थानांतरित। इसी उपलक्ष्य में आर्यपुत्र एवं
इसी पक्ष में इसने आर्यपुत्र, नहीं नहीं आर्यपुत्र नहीं, राजपुत्र एवं शिलादित्य की उपाधि धारण की, माफ करना, राजपुत्र एवं शिलादित्य की उपाधि धारण की, एवं शिलादित्य की उपाधि धारण की। शिलादित्य की उपाधि धारण के। आर्यपुत्र एवं शिलादित्य की उपाधि धारण की, इसी उपलक्ष्य में सर। ठीक है जी, क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चे, एक बार बताएंगे जी? एकदम दिमाग में चप गया, बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो अब थोड़ा सा हम भी गैप ले लेते हैं बेटा, चाय फाय पी लेंगे, ठीक है? लेकिन एक बात तो है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आज जितना हुआ है इससे कम से कम 3 गुना आज की क्लास में होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, एक स्टोरी हमने समझ ली कल हम, ठीक है, उसको ठीक है पीडीएफ की सहायता से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? चलिए, तो राजवंश समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली राजवंश की शुरुआत कैसे हुई, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, समझना है इसको। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, आप सभी ने इतने प्यार से पढ़ा, ठीक है, इतने आराम से पढ़ा, इतने एंजॉयमेंट के साथ पढ़ा, तो फिर सभी लोग जो है ना ज्योग्राफी में आ जाएंगे। और ज्योग्राफी में आज हम मोस्ट प्रोबेबली जो है ना बेटा पूरी कोशिश करेंगे कि आज हम ज्वालामुखी को समाप्त करा दें, पूरी कोशिश हमारी रहेगी आज, है ना? ज्वालामुखी को समाप्त करा दें। फिर ज्वालामुखी को समाप्त कराने के बाद अभी अंतर्जात बल, बहिर्जात बल ये पड़े हुए हैं, ठीक है, 2 चैप्टर हैं, बड़े चैप्टर हैं, अंतर्जात और बहिर्जात बल, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और उसके बाद फिर ज्योग्राफी में आपका बचा हुआ है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो संकल्पनाएं हैं, ठीक है, जिसमें द्वैतारक संकल्पना है, एक तारक संकल्पना है, मतलब अद्वैतवादी, ठीक है ना, और इस तरह की संकल्पना, तो वो हमें जरूर देखना है, ठीक है, तो वो अभी बचा हुआ है हमारा, ठीक है। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।